मैं श्याम मोहन पटेल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी में कार्यरत हूँ। और इस कोरोना महामारी के दौरान चूँकि हम प्रत्यक्षता है कक्षा अध्यापन नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपने छात्रों के हिंदी विषय से संबंधित प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चीफ की दावत कहानी का विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चीफ की दावत कहानी भी साहनी द्वारा उनके कहानी संग्रह पहला पाठ जो 1957 में प्रकाशित हुआ था, उसकी प्रथम कहानी है। चीफ की दावत कहानी के निष्कर्ष और उद्देश्यों को स्पष्ट करने से पहले मैं चीफ की दावत कहानी का संक्षिप्त में सारांश प्रस्तुत करना चाहूँगा। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। पूरे घर को करीने से सजाया जा रहा था। कुर्सी, मेज, पलंगपोश, नैपकिन और फूलों को बरामदे में सजाया जा रहा था। और घर का जो भी फालतू का सामान है उसे अलमारियों तथा पलंग के नीचे छिपाया जा रहा था। किंतु इसी दौरान सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। सामनाथ अपनी पत्नी से कहता है कि आखिर मां का क्या होगा। उसकी पत्नी, जिसका भी अभी तक ध्यान इस विषय पर नहीं गया था, वह थोड़ी देर बाद विचार करके उत्तर देती है कि मां को पिछड़े दरवाजे से उसकी विधवा सहेली के पास क्यों न भेज दिया जाए। सामनाथ कहता है कि बड़े मुश्किल से तो अभी तक उसका आना जाना मैंने रोका था और फिर वही झंझट खड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मां को कोठरी के अंदर जो है भेज दिया जाए और मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। उसकी पत्नी कहती है यह बात तो ठीक है। सामनाथ की पत्नी कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मां अंदर सो जाए और खर्राटे देने लगे। यह सुनकर के सामनाथ जो है बहुत तेजी से झल्ला जाता है और वह अचानक से जहां पर उसकी मां कोठरी के बाहर तिपाई पर बैठी होती है वहां पर जाता है और कहता है कि मां को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है और मुझे उसका उपाय सूझ गया है। और वह अंदर से, कोठरी के अंदर से एक कुर्सी लेकर के आता है और मां से कहता है कि मां 7:30 बजे तक चीफ यहां आएंगे और उस समय आप जब तक वह बैठक में नाश्ता करेंगे आप बरामदे में रहना और जैसे ही वो बरामदे पर आए तो गुसल खाने के रास्ते से बैठक पर पहुंच जाए। और वह कुर्सी ला करके कहता है कि मां जरा आप कुर्सी में बैठिए। मां अपने बेटे की यह बात सुन करके अवाक रह जाती है, किंतु वह
अपने बेटे के कथनानुसार सब कुछ स्वीकार कर लेती है और फिर अपने बेटे के ही सामने जाकर के उस कुर्सी में बैठती है। यहां पर सामनाथ अपनी माँ का जो है चीफ के आने से पहले ट्रायल कर रहा था, प्रैक्टिस दे रहा था। वह माँ बैठती है किंतु वह दोनों पैर अपनी कुर्सी के ऊपर रख लेती है। माँ को ऐसी स्थिति में देख करके सामनाथ झल्ला जाता है और कहता है, माँ ये कोई चारपाई थोड़ा नहीं है, पैर नीचे रखिए। अब जैसे ही माँ पैर नीचे करती हैं तो अपने पैरों में जो खड़ाऊ पहनी थी उन्हें देख करके सामनाथ जल भुन जाता है और कहता है कि ये खुदा के लिए ये खड़ाऊ मत पहनिए और इन्हें निकाल करके फेंक दीजिएगा। माँ कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद सामनाथ कहता है कि माँ ये बताओ कि कपड़े कौन से पहनोगी। माँ कहती, बेटा जो मेरे पास है वही पहन लूं। कहता है कि ऐसा है कि माँ आप कमीज जो है सफेद कलर की कमीज पहन लेना और नीचे सफेद कलर का सलवार पहन लेना। और इतना कहने के पश्चात ही वह माँ अपनी कोठरी में कमीज और सलवार पहनने चली जाती है। इधर अपनी पत्नी से वो कहता है कि सब कुछ सही से चला जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और माँ अपने ड्रेस पहन करके तब तक बाहर आ जाती है तो वह देखता है कि जो माँ का स्वरूप है वह सफेद कपड़ों के बीच में एक मुरझाया सा चेहरा, बाल उड़े हुए, गंजी खोपड़ी, किंतु वह देख करके शांत रहता है। अब माँ पहले से कम बदसूरत लगने लगती है। अब वह कहता है कि माँ कुछ चूड़ियां वगैरह पहन लो। माँ कहती है कि बेटा मेरे पास तो कोई जेवर है ही नहीं, क्योंकि तेरी पढ़ाई लिखाई में मैंने सारे जेवर जो है बेच दिए थे। यह बात सामनाथ को तीर की तरह लगती है और कहती कि ये तुम कौन सा राग अलापने लगी। पढ़ाई लिखाई अगर मैंने किया है तो कोई ऐसा काम थोड़ा ना किया कि वो फालतू में चला गया है। और वह कहता है जो जेवर बिका तो कुछ बन करके आया हूं, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। इस तरह से वह माँ को कहता है कि शाम को जल्दी ही खाना पीना खा करके और आप जो है अपनी चेयर में शांति के साथ बैठ जाना और सोना मत। उसकी माँ कहती कि बेटा तुम तो जानते हो कि मैं मांस मच्छी नहीं खाती हूँ, आज मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी। क्या ठीक है, जैसा तुम्हारा विचार हो वैसा कर लेना, लेकिन आज जो है जल्दी तैयार होकर के अपने जो है मैंने चेयर में जाकर के बैठ जाइएगा। अब वह तैयार होने के लिए खुद चला जाता है। पार्टी स्टार्ट हो जाती है, ड्रिंक पे ड्रिंक चलने लगती है, पेक पे पेक लड़ाए जाने लगते हैं और अपनी पार्टी पूरे रौ में आ जाती है। चीफ के साथ जो उनकी पत्नी है वह बिल्कुल आधुनिक स्त्री है, सेंट परफ्यूम लगाए हुई है, लाली लिपस्टिक लगाए हुए है, पूरा जो वहां का माहौल है गमगीन बनाए हुए है, महकता है, सुंदर जो है वहां पर सुगंध फैली हुई है। और जो अन्य स्त्रियां हैं उसे आराध्य देवी की तरह देख रही है। चीफ की जो पत्नी है वह सामनाथ की पत्नी से बहुत खिलखिला करके हंस हंस करके बात कर रही है। सामनाथ के पर्दों की, पलंग की और घर की सजावट की प्रशंसा कर रही थी। अब अंतिम जाम था और इसको पीने के बाद
बैठक से खाने के लिए बरामदा की ओर सभी अतिथि लोग चलते हैं। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखलाते हुए, पीछे चीफ और उसकी पूरी जो मेजॉरिटी है चल रही है। किंतु अचानक सहसा से जब वह बरामदे में जाता है तो वह दृश्य देख करके लड़खड़ा जाता है। सामनाथ देखता है कि उसकी माँ कुर्सी पर दोनों पैर चढ़ाए हुए खर्राटे दे रही है। उसका सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रहा है। बीच बीच में उसका सिर एक तरफ कुछ देर के लिए रुक जाता है और खर्राटे गहरे हो जाते हैं, किंतु अचानक से वो फिर सिर दूसरी तरफ मोड़ती है। इस तरीके से झूलता हुआ उसकी काया देख करके अंदर ही अंदर सामनाथ जल भून जाता है। उसे लगता है कि माँ को उठा करके कोठरी में पटक दे, किंतु साथ में इतने मेहमानों के रहते वह कुछ कर नहीं सकता है। जैसे ही सारे लोग बरामदे में दाखिल होते हैं, माँ उनके पदचापों को सुनकर हड़बड़ा करके उठने लगती है और अपने जो साड़ी थी उसको सिर में रखने लगती है। चूंकि माँ के सिर के बाल उड़ गए हैं, सिर गंजा है और वह एक दुर्बल काया की आकृति थी, जिसे देख करके साथ की जो देसी अफसरों की स्त्रियां थी वो खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। किंतु चीफ साहब पुअर डियर उन्हें कहते हैं कि तुम सब पुअर डियर हो, ये मूर्खता है, और वह माँ को सम्मानपूर्वक नमस्ते करते हैं। माँ हड़बड़ा जाती है। माँ नमस्ते करने के दौर में एक हाथ में चूंकि उनका माला रहता है, ऊपर से पल्लू रहता है, तो नमस्ते करने में वो दोनों हाथ नहीं अपने जोड़ पाती हैं। और इतने ही में चीफ माँ से हाथ मिलाने के लिए अपना दायां हाथ बढ़ा देते हैं। माँ और भी हड़बड़ा जाती है और माँ क्योंकि दाएं हाथ में माला लिए होती है जिसमें वो भगवान का नाम लेती रहती है, जपती रहती है, इसलिए हड़बड़ाहट में अपना बायां हाथ जो है चीफ से मिलाने के लिए आगे बढ़ा देती है। सामनाथ तुरंत कहता है कि माँ बायां हाथ नहीं दायां हाथ बढ़ाइए। तब तक चीफ माँ का बायां हाथ पकड़ कर और कहने लगता है कि हाउ डू यू डू। माँ सपचा जाती है। सामनाथ कहता है कहो कि अच्छी हूं, भली हूं, खैरियत है। माँ कहती है मैं ठीक हूं। फिर सामनाथ कहता है कि माँ कहो हाउ डू यू डू। माँ ऐसे ही कुछ हड़बड़ा देती है, बड़बड़ा देती है, जिसमें वो हु डू डू ऐसा कुछ कहती है। इस तरीके से सामनाथ अपनी सफाई पेश करते हुए चीफ से कहता है कि मेरी माँ गांव की रहने वाली है, बहुत लंबे समय से गांव में रही है, इसलिए सब कुछ आती है। चीफ कहता वाह, सच में गांव की रहने वाली है? कह हाँ, कि गांव के लोग तो मुझे बहुत पसंद है। और वह कहता है कि अगर माँ गांव की रहने वाली है तो जरूर बहुत सारे गीत गाने माँ को आते होंगे। सामनाथ ने कहा बिल्कुल। कह माँ कोई गीत सुनाओ ना। माँ कहते अरे बेटा मैं कहाँ गाती हूँ अब। अरे कह नहीं माँ, ऐसे थोड़ा नहीं, आप जो है चीफ साहब का कहना इसलिए सुनाओ। तो कहते अरे बेटा बहुत जमाने बीत गया, मुझे गाने वाने नहीं आते हैं और मैं कैसे सुना सकती हूँ। कैसे? अरे नहीं माँ, कोई एक टप्पा सुना दो, कोई एक टप्पा सुना दो। फिर माँ जो है इनकार करती है, क्योंकि माँ बहुत लंबे समय से ना गाई थी ना कुछ उसको याद था। किंतु वह अंत में गंभीर स्वर में और तेज आवाज में माँ से कहता है कि माँ एक गाना सुनाओ।
अब माँ के लिए कड़ा निर्देश था। अब माँ के पास ना करने का कोई विकल्प नहीं था। इस तरीके से अब वह माँ ने एक ग्राम का गीत गाया जिसमें यह था कि हरियाणी माँ हरियाणी भेड़े हरियाते भागी मरिया है। इस तरीके से वह गाना गाती है और जो देसी अफसरों की स्त्रियां हैं वो खिलखिला करके हंस पड़ती। माहौल जो है थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। चीफ कहता है कि पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। सामनाथ कहता है कि पंजाब की गांवों में जो लड़कियां हैं वो या तो गुड़िया बनाती हैं या फुलकारी बनाती है। चीफ कहता है फुलकारी क्या होता है। सामनाथ फुलकारी को स्पष्ट करने की असफल चेष्टा करता रहता है और इतने में अपनी माँ को कहता है कि माँ, जो पुरानी फुलकारी अंदर रखी उसे ला करके दिखाओ। माँ जाती है, अंदर से अलमारी से फुलकारी निकाल करके चीफ के सामने प्रस्तुत कर देती है। फुलकारी में पुराने तागे टूट रहे थे, कपड़ा उसका झिड़ रहा था, फटा जा रहा था। उसे देख करके चीफ बड़ा खुश होता है और चीफ की खुशी को भांपते हुए सामनाथ कहता है कि सर, मैं इस तरह की चीजें आपको बहुत सारी आपको ला करके दे दूंगा। उसने कहा नहीं, मुझे बाजार की वस्तुएं नहीं चाहिए। आपके घर में जो स्त्रियां बनाती हैं, पंजाब के घर में जो महिलाएं बनाती हैं, वो चीजें मुझे चाहिए। तो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी माँ से बनवा के दे दूंगा। क्यों माँ, आप बना दोगी ना? उसने माँ ने कहा कि बेटा अब मुझे कहाँ दिखाई देता है। कहता है माँ की बात को बीच में काटते हुए सामनाथ कहता है नहीं सर, माँ जो है बना करके आपको दे देगी। इसके बाद चीफ माँ को नमस्ते करता है और धीरे से जो है पूरी की पूरी मेजॉरिटी बरामदे से खाने वाली मेज की ओर चले जाते हैं। जैसे ही माँ को यह आभास होता है कि सारे लोगों का ध्यान मेरी तरफ से बट गया है और सारे लोग चले गए हैं, माँ वहाँ से धीरे से गुसलखाने के बगल से अपनी कोठरी में जाती है। माँ का कोठरी में जाना होता नहीं है कि बैठने की देर ही थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से उन्हें बार बार पूछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हूं। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु की प्रार्थना की, किंतु बार बार उनकी आंखें भर आती थी। ऐसे लगता था कि बरसात का पानी बरस रहा हो और जो थमने का नाम ही न ले रहा। इधर पार्टी होती है। पार्टी धीरे धीरे अपने समापन की ओर जाती है और सारे जो लोग हैं वो मेहमान घर से बाहर धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। जैसे ही पार्टी खत्म होती है, सामनाथ आता है और माँ की कोठरी का दरवाजा खटखटाता है। माँ को अचानक से लगता है कि फिर से मुझसे कोई गलती हो गई क्या। अरे भगवान, मैंने क्यों नहीं अपने बच्चे की स्टेटस का ध्यान रखा। मैं आखिरकार क्यों सो गई, मैं क्यों खर्राटे लेने लगी। इस तरीके से अपने आप को कोसती हुई वह माँ थरथराते हाथों से अपने कोठरी का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामनाथ अंदर आता है और माँ को अपनी गोद में ले लेता है। दोनों हाथों से उसको लिपट, अपने हाथों में अपनी बाहों में लिपट लेता है, लिपट जाता है और माँ से कहता है कि माँ, आज तूने रंग जमा दिया।
जैसे ही माँ से ऐसी बातें करता है, माँ रोने लगती है, उसकी आंखों से फिर से आंसू छलछला करके बहने लगते हैं और वो कहती है कि बेटा ऐसा करो कि तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। वह मां से छिटक कर दूर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें हरिद्वार भेज दूंगा तो समाज में मेरा कितना इंसल्ट होगा। लोग कहेंगे कि क्या ये अपनी मां को भी नहीं अपने पास रख सका। वो कहती है नहीं बेटा, अब हमारी उम्र हो चुकी है, तुम्हारे खाने पीने के दिन हैं, तुम दोनों एक दूसरे से अच्छे से रह सको। अब मेरा आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, जाके कुछ भगवान का मैं भजन कर लूँ, और इसलिए बेटा ऐसा करो कि मुझे भेज दो। वो कहता है ठीक है माँ, लेकिन अगर तुम चली जाओगी तो चीफ के लिए फुलकारी कौन बनाएगा। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि अगर तुम चली जाओगी तो चीफ के लिए फुलकारी कौन बनाएगा, और अगर चीफ को फुलकारी मिल जाएगी तो वो बहुत खुश होगा और वह मुझे तरक्की दे देगा। माँ कहती है कि ठीक है, अब मेरे आंखों में दिखाई नहीं देता है, तुम कहीं से खरीद के दे दो। कहता नहीं माँ, जब तुम फुलकारी बनाओगी तो चीफ तुम्हें देखने आएगा, और सच माँ मेरी जो है तरक्की होगी, और तुम नहीं चाहती हो कि मेरा काम बने, तुम मेरा बनता काम बिगाड़ रही हो। और जब बार बार अपनी तरक्की की बात करता है तो उसकी माँ की आंखों में फिर से खुशी जो है झलकने लगती है और कहती है कि सच बेटा, तुम्हारी तरक्की होगी तो फिर जैसे भी हो मैं तुम्हारे लिए फुलकारी बनाऊंगी। और धीरे धीरे उसकी तरक्की को महसूस करते हुए माँ के झुर्री भरे गालों में खुशी की लहरें दौड़ने लगती है और वो फिर से पुलकित होते दिखाई देने लगती है। और इसके पश्चात सामनाथ अपनी माँ को कहता है कि माँ सो जाओ, और वहां से लड़खड़ाते हुए वह अपने कमरे की ओर चला जाता है। इस प्रकार से यह जो कहानी है हमें कई संदेश देती है। यह कहानी के अपने कई कई अलगों से आयाम हैं, कई निष्कर्ष हैं। सर्वप्रथम यह कहानी मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन को चित्रित करती है। किस प्रकार से आज हमारा जो मध्यवर्गीय समाज है झूठी शान शौकत, झूठी मानसिकता, झूठी बनावटी जिंदगी को जी रहा है। उस बनावटी जिंदगी का एक चलचित्र की तरह चित्रित किया गया है। दूसरी बात, किस तरीके से आज की जो युवा पीढ़ी है अपनी पुरानी पीढ़ी के प्रति असंवेदनशील है, संवेदनहीन है। किस तरीके से वह अपनी स्वार्थपरता के लिए अवसरवादी हो गया है। सामनाथ अपनी मां को इसलिए नहीं भेजना चाहता है कि अगर ये चली जाएगी तो मेरी तरक्की रुक जाएगी। यहां माता पिता को अपने लाभ के लिए किस तरह से यूज करने की प्रवृत्ति नई पीढ़ी में दिखाई दे रही है। यह कहानी कहीं ना कहीं प्रेमचंद की बूढ़ी काकी और उषा प्रियंवदा की वापसी की झलक दिखाती नजर आ रही है, और आज की युवा पीढ़ी की मूल्यहीनता को चित्रित कर किस प्रकार से जो नैतिक मूल्य है, जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक जो अवधारणा है उसके विपरीत किस तरह से नई पीढ़ी कुत्सित प्रवृत्ति की बनती चली जा रही है। इस कहानी में पाश्चात्य सभ्यता को किस तरीके से आकर्षक रूप में दिखाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रही है। अपने अग्रजों के प्रति हे दृष्टि, अपने बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीनता, अपने परिवार के प्रति किस तरीके से उनके अंदर एक नफरत का भाव पैदा हो गया है। इस कहानी में
एक बहुत महत्वपूर्ण आधुनिकतावादी सोच को दिखाया गया है। आधुनिकतावादी सोच वैसी सोच होती है जिसमें व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, अवसरवादी हो जाता है और व्यक्तिवादी हो जाता है। इसमें देखा गया है कि जो इनकी माँ की सहेली, एक बुढ़िया सहेली है, जो विधवा है, वो घर में कहीं आना जाना फिर से ना उसका शुरू हो जाए। व्यक्तिगत जीवन में इनके कहीं ना कहीं उसके आने से अव्यवस्था उत्पन्न होती है, इसलिए वो कहीं घर फिर से ना आए, इसलिए मां को उसके घर भेजना नहीं है। इस तरीके से इस कहानी में आधुनिकतावादी सोच, सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण का चित्रण किया गया है। और सबसे बड़ी बात इस कहानी में है मां का उदात्त प्रेम, मां की उदात्त ममता का चित्रण किया गया है कि बार बार मां का सम्मान बिखेरने तोड़ने के बावजूद भी मां अपने बच्चे के लिए हर तरीके से समर्पित हो रही है। कभी वह अपने मां को नुमाइश की वस्तु बना देता है, तो कभी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वह मां को आगे चीफ के सामने खड़ा कर देता है। कभी तो वह मां को अपने घर का फालतू सामान समझता है, पर कभी उसी मां के चलते वह अपनी तरक्की की आशा करने लगता है। इस कहानी में भी साहिनी ने एक बहुत बड़ा प्रतिमान यह भी स्थापित किया है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी लोक कला है, जो विलुप्त होती जाती लोक कला है, उसे पुनः भारतीय संस्कृति में स्थापित करने का कार्य किया है। फुलकारी हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। सांकेतिक रूप से फुलकारी में यह बताया जा रहा है कि फुलकारी हमारे देश की जो मिटती हुई संस्कृतियां हैं, लोक कलाएं हैं, जिनकी ओर युवा पीढ़ी धीरे धीरे विमुख होती चली जा रही है, उनको पुनः केंद्र में स्थापित करने का कार्य किया गया है। इस प्रकार से इस कहानी में युवा पीढ़ी की दिशाहीनता, बुजुर्गों के प्रति उसकी संवेदनहीनता, उसकी स्वार्थपरता और लाल फीताशाही, या यह कहूं कि भारत में जो अफसरशाही है, उसके दुष्प्रभावों का चित्रण बहुमुखी तरीके से, बहुविध तरीके से किया गया है। यह कहानी हमें वास्तव में सिर्फ कहानी के तौर पर नहीं पढ़ करके एक प्रेरणा स्वरूप अपने आत्म में चिंतन करते हुए इसका अवगाहन किया जाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस तरीके से जो साहित्य है, उस साहित्य के उद्देश्य की पूर्ति यह कहानी करती है। मुझे पूरी आशा है कि इसको पढ़ने के बाद बच्चे अपने विषय वस्तु की पूर्ति तो कर ही लेंगे, किंतु एक नैतिक गुण का विकास जो अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों, अपने समाज में उपेक्षितों और अपने घर में जो अपने पुरानी पीढ़ी है, उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा कर सकेंगे। धन्यवाद।